नमस्कार मेरे आत्मीय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी अमेरिकी भूगोलवेत्ता RD सैलिसबरी, JP मार्स और विलियम मॉरिस डेविस के बारे में। ठीक है दोस्तों, PDF भी आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। आज हम बात करते हैं कुछ अगले भूगोलवेत्ताओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगला दोस्तों अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिसका नाम है मार्क जेफरसन। उनका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, इन्हें आप देख सकते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी भौगोलिक चिंतक मार्क जेफरसन का जन्म 1863 में हुआ और इनकी मृत्यु 1944 में हुई। ये बोस्टन विश्वविद्यालय से 1884 में इन्होंने स्नातक की उपाधि यानी BA प्राप्त करने के पश्चात 6 वर्ष के लिए अर्जेंटीना चले गए। ठीक है, इसके बाद 1890 में अमेरिका वापस आकर उन्होंने विलियम मॉरिस डेविस के निर्देशन में, यानी कि मार्क जेफरसन के गुरु कौन थे, तो विलियम मॉरिस डेविस थे, ठीक है, में भू आकृति विज्ञान में विशेष अध्ययन पूरा किया और उससे संबंधित अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए। ठीक है, 1901 में जैक्सन, यानी कि जो मार्क जेफरसन थे, जेफरसन होगा यहाँ पे, की नियुक्ति प्राध्यापक के रूप में मिशिगन के नॉर्मल स्टेट में हो गई, जहां बाद में वे प्रोफेसर और भूगोल के विभागाध्यक्ष बने तथा 1939 तक वहां शिक्षण कार्य करते रहे। ठीक है, इनकी विचारधारा पर बात कर लेते हैं कि जेफरसन की विचारधारा क्या थी। इनकी विचारधारा थी, ये मानव केंद्रित मानते थे, यानी कि ये भूगोल का अध्ययन मानते थे कि मानव का अध्ययन है। ठीक है, मैन सेंटर्ड स्टडी थी। मार्क जेफरसन का दृढ़ मत था कि भौगोलिक चिंतन का केंद्र मानव और पृथ्वी यानी मैन एंड द अर्थ नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर मानव यानी मैन ऑन द अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि इनका मानना मानव और पृथ्वी का अध्ययन नहीं है। ये मानते थे कि भूगोल मानव और पृथ्वी का अध्ययन नहीं, बल्कि पृथ्वी पर मानव का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, उनका मानना था कि भूगोल का अध्ययन मानव केंद्रित यानी कि मैन ओरिएंटेड या मैन सेंटर्ड होना चाहिए, ना कि प्रकृति केंद्रित यानी नेचर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस वाद के समर्थक थे, तो ये संभववाद के समर्थक थे, क्योंकि आपको पता है कि संभववाद मानव को ही सबसे महत्वपूर्ण मानता है। देखिए अगला पॉइंट भी यही है कि जेफरसन संभववादी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, संभववाद विचारधारा में आपको बताया गया है कि मानव और पर्यावरण के यदि संबंधों की बात की जाए तो इसमें ह्यूमन को सुप्रीम माना गया है और प्रकृति को द्वितीय स्थान दिया गया है। ठीक है, जबकि नियतिवाद जो है वो प्रकृति को पहला स्थान देता है यानी सुप्रीम मानता है और ह्यूमन को दूसरा स्थान देता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्रधान नगर का नियम यानी लॉ ऑफ प्रिंसिपल सिटी किसने दी थी, तो ये थी आपसे मार्क जेफरसन ने दी थी। ठीक है, तो मार्क जेफरसन का नगरीय भूगोल में विशिष्ट योगदान है। उन्होंने नगरों के विकास से संबंधित प्रधान नगर यानी प्राइमेट सिटी की संकल्पना, यहाँ पे संकल्पना होगा, प्रस्तुत किया था और इसे एक नियम का स्वरूप प्रदान करते हुए 1939 में प्रधान नगर का नियम द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी की संज्ञा दी थी। तो ये आपको याद रखना है कि प्रधान नगर का नियम किसने दिया था, तो मार्क जेफरसन ने 1939 में दिया था। यहाँ पे दोस्तों नोट करके कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि सेंट्रल प्लेस शब्द यानी केंद्रीय स्थान शब्द 1931 में जेफरसन ने ही दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल प्लेस शब्द किसने दिया 1931 में, तो 31 में तो मार्क जेफरसन ने दिया था। जबकि केंद्रीय स्थान सिद्धांत यानी सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टालर ने दी थी 1933 में। ठीक है, यानी 1931 में सेंट्रल प्लेस नाम दिया जेफरसन ने और उसके 2 वर्ष बाद 1933 में केंद्रीय स्थान सिद्धांत दिया था क्रिस्टालर महोदय ने। ठीक है, इनके सिद्धांत पर हम आगे आने वाले वीडियो पर चर्चा करेंगे।
तो आप ये जान लीजिए कि केंद्रीय स्थान सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। जेफरसन के अनुसार किसी देश में जब कोई नगर एक बार अन्य नगरों से बृहत्तम बन जाता है, यानी सबसे बड़ा बन जाता है, तो उसका विकास तीव्र गति से होता है और भविष्य में भी उसकी प्रमुखता कायम रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि हम दिल्ली को ले लें, तो दिल्ली एक बड़ा नगर बन गया है और उसका लगातार तीव्र गति से विकास होता जा रहा है और वह आने वाले समय में भी प्रमुख स्थान ही रखेगा, ठीक है। तो भारत में भी जो बड़े बड़े नगर हैं उनका भी यही हाल है। प्रधान नगर के विकास की गति अन्य नगरों की तुलना में अधिक तीव्र होती है और कभी कभी यह द्वितीय बृहत्तम नगर से कई गुना बड़ा हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है या प्रदेश है, यहाँ पर एक नगर विकसित होता है तो ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। इसके कई सारे रीजन हैं, क्योंकि आर्थिक कारण भी हो सकता है, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ठीक है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर सेंटर्ड होने लगती है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन की फैसिलिटी बढ़ती है, आपकी मेडिकल की फैसिलिटी बढ़ती है, प्रशासन भी बढ़ता है यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं भी यहीं पर होने लगती हैं बहुत ज़्यादा। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं पर सबसे ज़्यादा होते हैं, कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो यहीं पर होती है। तो धीरे धीरे ये लगातार बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो यही बात कही है उन्होंने। इसके बाद इन्होंने रेलों द्वारा सभ्यता का प्रचार यानी सिविलाइजिंग रेल की संकल्पना भी दी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे कि रेलों द्वारा सभ्यता का प्रचार ये की संकल्पना किसने दी थी, तो मार्क जेफरसन ने दी थी। मार्क जेफरसन को अमेरिका में मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अमेरिका की बात कर रहे हैं, वैसे मानव भूगोल का संस्थापक या पिता किसे माना जाता है, रैडजोल को माना जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जेफरसन को माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली जो प्रमुख अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं वो एक महिला हैं जिनका नाम है एलिन, यहाँ पे दोस्तों चर्चिल होगा, एलिन चर्चिल सैम्पल, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है एलिन चर्चिल सैम्पल, यहाँ पर उनका चित्र दिखाया गया है सैम्पल जी का, तो इसे भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। कुमारी सैम्पल का जन्म 1863 में हुआ और इनकी मृत्यु 1932 में हुई, ठीक है। ये प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैडजेल की शिष्या थी, यानी सैम्पल के गुरु कौन थे, तो रैडजेल थे, और ये नियतिवादी विचारों की प्रबल समर्थक थी। अब जाहिर सी बात है कि रैडजेल इनके शिष्य थे, ये रैडजेल की शिष्या थी और नियतिवाद के पिता किसे कहते हैं, तो रैडजेल को ही कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये रैडजेल के विचारों को ही मानेंगी, तो ये नियतिवाद को मानती थी। नियतिवाद में आपको बताया गया है कि इसमें प्रकृति को सुप्रीम माना जाता है। मानव भूगोल के विकास में सैम्पल का उत्कृष्ट योगदान है, ठीक है। उन्होंने जर्मन भाषा में लिखित रैडजेल के विचारों को अंग्रेजी भाषा में अत्यंत रोचक और सरल ढंग से प्रस्तुत किया और उन्हें आंग्ल भाषी देशों में प्रचारित किया। आंग्ल भाषी देश मतलब जो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, जो अंग्रेजी बोलते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ये सब आंग्ल भाषी देश हैं। चूँकि आपको पता है कि रैडजेल जर्मनी के थे तो वे जर्मन भाषा में ही लिखते थे, और जो सैम्पल थी वो रैडजेल की शिष्य थी, तो उन्होंने जर्मन भाषा के विचारों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या अंग्रेजी भाषा में सरल ढंग से प्रस्तुत किया, ठीक है। एलिन चर्चिल सैम्पल का जन्म 1863 में संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य के लुइसविले नामक स्थान पर एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। संभ्रांत मतलब जो संपन्न था हर तरह से, ठीक है। उन्होंने 1882 में वेसर कॉलेज से स्नातक यानी कि बीए की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात लुइसविले के एक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने वेशर कॉलेज से ही 1891 में इतिहास विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की, यानी उन्होंने इतिहास से एमए किया था, ठीक है। भूगोल की उच्च शिक्षा के लिए वे 1891 में जर्मनी यानी लीपजिंग विश्वविद्यालय गईं, किंतु उन्हें प्रवेश नहीं मिला
किंतु विशेष अनुरोध करने पर रेड जेल ने उन्हें अपनी कक्षा में व्याख्यान सुनने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक है, कि हम व्याख्यान देंगे, आप सुनते रहेंगे। सर्वप्रथम 1897 में सैम्पुल की नियुक्ति क्लार्क विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक के रूप में हुई। उन्होंने वहां पृथक भूगोल विभाग की स्थापना भी की। कहाँ पर? क्लार्क विश्वविद्यालय में। सैम्पुल ने 1911 में विश्व के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों का अध्ययन करना आरंभ किया और इसके लिए लगभग 20 वर्षों तक यूरोप, एशिया और अफ्रीका की कई बार यात्राएं की और सर्वेक्षण द्वारा आवश्यक सामग्रियों को भी एकत्रित किया। ठीक है, यानी कि जो आपका भूमध्य सागर है उसके क्षेत्रों का इन्होंने अध्ययन 20 वर्षों तक किया। 1906 से लेकर 1924 तक उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अनेक व्याख्यान दिए। दोस्तों, विजिटिंग प्रोफेसर का मतलब है कि जो लेक्चर देने के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक है, उनका संबंध इन विश्वविद्यालयों से नहीं होता, लेकिन लेक्चर के लिए इन्हें बुलाया जाता है, उन्हें हम विजिटिंग प्रोफेसर कहते हैं। उन्होंने 2 वर्ष यानी 1914 और 1915 ऑस्ट्रेलिया के एक महाविद्यालय जिसका नाम था वेल्सी कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सैम्पुल ने 1916 में कोलोराडो विश्वविद्यालय में और 1925 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। सैम्पुल 1921 में क्लार्क विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में भूगोल के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हुई, जहां वे 1929 तक कार्य करती रहीं। उन्होंने 1921 में अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ यानी एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स के अध्यक्ष के पद को भी सुशोभित किया था। सैम्पुल के कुछ ग्रंथ हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सैम्पुल ने देश की भौगोलिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी इतिहास की व्याख्या करने के उद्देश्य से 1903 में अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये पुस्तक आप याद रखेंगे, अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी अमेरिकी इतिहास और इसकी भौगोलिक दशाएं शीर्षक से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसको विद्वत समाज में काफ़ी मान्यता और प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। इनकी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक दोस्तों ये है, जो उन्होंने 1911 में लिखी थी। सैम्पुल की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव। ये पुस्तक दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है आपसे। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव यानी इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने रेड जेल के प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये भी आप याद रखेंगे, एंथ्रोपोजियोग्राफी यानी कि मानव भूगोल, किसकी पुस्तक है? रेड जेल की पुस्तक है। ठीक है, इसीलिए रेड जेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। का प्रथम खंड 1882 में प्रतिपादित भौगोलिक विचारों तथा अध्ययन पद्धति का विश्लेषण लालित्यपूर्ण यानी कि सुंदरतापूर्वक साहित्यिक भाषा और रोचक शैली में प्रस्तुत किया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो रेड जेल का ग्रंथ था एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसी को इन्होंने, चूँकि ये आपका क्या था, जर्मन भाषा में था, तो इसी ग्रंथ को इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अमेरिका में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और उस पुस्तक का नाम क्या दिया था? इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट यानी भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। सैम्पुल की जो तीसरी पुस्तक है वो है ज्योग्राफिक ऑफ मेडिटेरियन रीजन्स, इट्स रिलेशन टू एंशियंट हिस्ट्री, भूमध्य सागरीय प्रदेशों का भूगोल। इसका यहाँ पे दोस्तों इसका होगा, इसका प्राचीन इतिहास से संबंध। ठीक है, जो कि इन्होंने लिखी थी 1931 में, जो कि मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने शोध पत्र भी कई लिखे। ऐसे हम जनरल देख लेते हैं इन्हें। औपनिवेशिक इतिहास का अपलेशियन अवरोधक 1897, पूर्वी केंटुकी उच्च प्रदेश के निवासी 1901, भूमध्य सागरीय बेसिन की अवरोधक सीमा एवं उसकी उत्तरी घातक दरारें 1915, प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रदेश के बंद अंतरीप 1927। ठीक है, सैम्पुल की विचारधाराओं पर भी बात कर लेते हैं हम।
ये पर्यावरण नियतिवाद की समर्थक थी। सैंपल्स थॉट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सैंपल ने भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव यानी इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि पृथ्वी के तल पर मानव जीवन के सभी पक्ष, चाहे वो शारीरिक हो, रचना हो, व्यवसाय, विचार, विश्वास आदि, उसके प्राकृतिक पर्यावरण के ही परिणाम होते हैं। चूँकि ये नियतिवाद की समर्थक थी तो जाहिर सी बात है ये पर्यावरण को ही बढ़ावा देंगी, तो ये मानती थी कि प्राकृतिक पर्यावरण ही सब कुछ मानव का निर्धारित करता है। ठीक है। आंग्ल भाषी विश्व में रैडजेल के विचारों को पहुंचाने का श्रेय कुमारी सैंपल को ही जाता है। सैंपल कठोर नियतिवाद की अनुयायी थी। ठीक है। भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, ये उनकी पुस्तक है, नामक इस पुस्तक के आरंभ में ही सैंपल ने लिखा है कि दोस्तों ये सेंटेंस आपसे पूछा जाता है तो इसे आप याद रखेंगे कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। दिस मीन्स not merely that he is a child of earth, dust of her dust, but that the earth has mothered him, fed him, set him task, directed his thoughts, confirmed him with difficulties that have strengthened his body and shaped his wits, given him his problems of irrigation and navigation, and at the same time whispered hints for their solution. She has entered into his bone and tissues, into his mind and soul. दोस्तों ये इंग्लिश में था, हिंदी में भी हम बता लेते हैं आपको। मनुष्य भूतल की उपज है। दोस्तों इतना सेंटेंस ही आपसे हमेशा पूछा जाता है कि मनुष्य भूतल की उपज है, ये किसका कथन है? तो सैंपल का है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है, उसकी मिट्टी की धूल है, बल्कि यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसे जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कार्य निर्धारित किए हैं, उसके विचारों को दिशा प्रदान की है, उसके सम्मुख कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं जिन्होंने उसके शरीर को शक्तिशाली और बुद्धि का तीव्र बनाया है। ठीक है। उसको सिंचाई और नौकायन की समस्याएं उपस्थित की हैं और उसके साथ ही उनके समाधान के लिए धीरे से संकेतित कर दिया है। वह उसकी मिट्टी और मांस में, उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। तो ये सैंपल के कथन थे। सैंपल ने लिखा है कि पर्वतों पर रहने वाले लोगों को प्रकृति ने मजबूत पैर दिए हैं जिससे वह ढालों पर चढ़ सकें। इस प्रकार सैंपल ने मनुष्य के शारीरिक गठन, कार्यकुशलता तथा उसके संपूर्ण क्रियाकलापों को प्राकृतिक पर्यावरण का ही परिणाम सिद्ध करने का प्रयास किया है। ठीक है। मनुष्य प्रकृति की आज्ञा मानकर ही आदेश देता है। ये भी कथन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य प्रकृति की आज्ञा मानकर ही आदेश देता है। मानव भूगोल चंचल या बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का अध्ययन है। ये भी कथन आपसे दोस्तों पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी कि मानव भूगोल चंचल व बेचैन मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का ही अध्ययन है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले भूगोलवेत्ता हैं आपके एल्सवर्थ हटिंगटन। ठीक है। तो इनका भी चित्र आप देख लीजिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। एल्सवर्थ हटिंगटन का जन्म 1876 में हुआ और इनकी मृत्यु 1947 में हुई। एक ये भूवैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता और जलवायु विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। हटिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के बेलोइट कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात टर्की चले गए। टर्की दोस्तों पता है कि जहां आज अभी कुछ दिन पहले ही भूकंप भयंकर आया था जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तुर्की को हुआ है। तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि टर्की चले गए, जहां उनकी नियुक्ति एक कॉलेज में भूगोल के प्राध्यापक के रूप में हो गई। 1903-4 में वे हटिंगटन मध्य एशिया की खोज यात्रा पर चले गए। जो एल्सवर्थ हटिंगटन थे वो मध्य एशिया की खोज यात्रा पर चले गए। ठीक है। 1905-6 में उत्तरी भारत की भी यात्रा की। दोस्तों अगर आप
के देश से संबंधित कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो व्यक्ति भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चूँकि इन्होंने भारत की भी यात्रा की है इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। भारत से तारिम बेसिन होते हुए दोस्तों अगर आप देख सकते हैं गूगल में, तो तारिम बेसिन किस देश में है इसे आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तारिम बेसिन होते हुए उन्होंने साइबेरिया के सुदूर पूर्व तक की यात्रा की और सर्वेक्षण भी किया। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका की वह सेना के गुप्तचर विभाग में भी कार्य किया इन्होंने। 5 वर्ष पश्चात 1920 में उनकी नियुक्ति येल विश्वविद्यालय में हो गई। येल विश्वविद्यालय अमेरिका का एक विश्वविद्यालय है जहां वह भूगोल विभाग में शोध निर्देशक रिसर्च डायरेक्टर के पद पर हुई, जहां वे अपनी सेवानिवृत्ति यानी 1945 तक कार्य करते रहे। हंटिंगटन की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, इनकी रचनाएं ही सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती, ठीक है। तो इनकी रचनाएं भी हम देख लेंगे। उनकी जो अधिकांश रचनाओं के मुख्य विषय थे जलवायु और उसका प्रभाव, मानव सभ्यता का विकास, भौमिकी तथा भूआकृति विज्ञान, प्रादेशिक भूगोल, मानव जाति आदि उनके ये विषय हुआ करते थे, ठीक है। उनकी कुछ पुस्तकें भी देख लेते हैं। द पल्स ऑफ एशिया यानी कि एशिया की नाड़ी 1907 में लिखी थी, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछी जाती है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सभ्यता और जलवायु, ये भी आपसे बहुत बार पूछी गई है। पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्म 1911, फिलिस्तीन और इसका रूपांतरण। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 1920 में लिखी थी उन्होंने, यानी मानव भूगोल के सिद्धांत, ये भी दोस्तों बहुत पूछी जाती है आपसे पुस्तक। इसके बाद अगली पुस्तक है क्लाइमेट चेंज इट्स नेचर एंड फैक्टर्स 1922 में लिखी गई। जलवायविक परिवर्तन और उसकी प्रकृति एवं कारक, अर्थ एंड सन 1923 में लिखी उन्होंने, पृथ्वी और सूर्य। करेक्टर ऑफ रेसेस 1924 में लिखी, यानी प्रजातियों के लक्षण, ये भी पूछी जाती है आपसे। ह्यूमन हैबिट्स 1927 में लिखी, यानी मानवीय आवास। इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी 1933 में लिखी, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल, ठीक है। इसके बाद अगली पुस्तक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो 1940 में लिखी थी उन्होंने। मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये दोस्तों पीजीटी 2021 में पूछी गई है ये पुस्तक। मैन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन यानी 1945 में इन्होंने लिखी थी, सभ्यता के प्रमुख स्रोत। अब इनकी कुछ विचारधाराओं पर भी बात कर लेते हैं कि हंटिंगटन भूगोल को मानव जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रभाव के विश्लेषण पर केंद्रित अध्ययन मानते थे। ये मानते थे कि मानव जीवन पर प्राकृतिक पर्यावरण का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। वे प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में जलवायु को सर्वशक्तिमान और प्रभावशाली मानते थे, यानी ये भी क्या थे दोस्तों, नियतिवाद के पक्के समर्थक थे, ठीक है। हंटिंगटन भी नियतिवादी थे, सैम्पुल भी नियतिवादी थी, लेकिन जेफरसन संभववादी थे, अभी हमने बताया ऊपर आपको। तो जो भी दोस्तों पर्यावरण के तत्व हैं आपके, उनमें सबसे ज़्यादा वो किसे महत्वपूर्ण मानते थे, जलवायु को, ठीक है। हंटिंगटन ने मौलिक विचार निम्नलिखित दिए हैं। पहला तो उन्होंने मानव भूगोल के तत्व, वे मानव भूगोल के तत्वों को एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया है और उन्हें 3 प्रधान श्रेणियों में विभक्त किया, जो इस प्रकार हैं। 3 प्रधान श्रेणियाँ कौन सी हैं, भौतिक दशाएं यानी फिजिकल कंडीशन, जीवन के प्रकार यानी कि फॉर्म ऑफ लाइफ, मानव प्रतिक्रियाएं यानी कि ह्यूमन रिस्पॉन्सेस, 3 भागों में बांटा है। उन्होंने इन तीनों प्रकारों के तत्वों के पारस्परिक संबंधों की विस्तृत व्याख्या की है, यानी उनका मानना है कि ये तीनों ही तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सर्वप्रथम यह दर्शाया कि भौतिक तत्व किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हुए अंतर संबंधित हैं, ठीक है। तो ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। इनका सामूहिक प्रभाव जैविक रूपों यानी वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य पर होता है, जबकि विभिन्न जैविक रूप भी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। भौतिक दशाओं जैसे पौधों, पशुओं से मानव की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव प्रतिक्रियाओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है। हंटिंगटन के अनुसार मानव प्रतिक्रियाएं मानव भूगोल के प्रमुख तत्व हैं।
उन्होंने समस्त मानव प्रतिक्रियाओं को निम्नलिखित 4 वर्गों और 22 उपवर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, किनको? मानव प्रतिक्रियाओं को। वो कौन कौन सी हैं? पहली आपकी भौतिक आवश्यकताएं यानी मटेरियल नीड्स, वो कौन की हैं? भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार और यातायात के साधन। इसके बाद है कि मौलिक व्यवसाय यानी फंडामेंटल ऑक्यूपेशन, जैसे आखेट, मत्स्याखेट, पशुचारण, कृषि, वन उद्योग। ठीक है, इसके अलावा खनन, विनिर्माण, वाणिज्य, कार्यकुशलता। ठीक है, ये तीसरा नंबर है आपका कार्यकुशलता, क्योंकि 4 वर्गों में मानव प्रतिक्रियाओं को उन्होंने 4 वर्गों में डिसाइड किया है। तो तीसरा है आपका कार्यकुशलता। ठीक है, यानी इफ़िशियंसी। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन को लिया। इसके अलावा चौथा है उच्चतर दशाएं। ठीक है, ये कौन कौन सी हैं? जैसे प्रशासन या सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य। ठीक है, तो उन्होंने मानव प्रतिक्रियाओं को 4 वर्गों में और 22 उपवर्गों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर बता दिया गया आपको। इस प्रकार हंटिंगटन द्वारा किया गया मानव भूगोल के तत्वों का वर्गीकरण निश्चित रूप से सुबोध, सार्थक और तार्किक है। इस चार्ट में भी दोस्तों मानव भूगोल के तथ्यों को प्रकट किया गया है। उन्होंने मानव भूगोल के तत्व को 3 भागों में बांटा था: भौतिक दशाएं, जीवन के प्रकार और मानव की प्रक्रियाएं। ठीक है, इसके बाद मानव प्रक्रियाओं को उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया था और 22 उपवर्गों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहली थी भौतिक आवश्यकताएं, जिसमें भोजन, वस्त्र, आश्रय, औजार, यातायात के साधन। इसके बाद था प्रमुख व्यवसाय, कौन कौन से हैं? जैसे आखेट, मत्स्य उद्योग, पशुचारण, कृषि, वन उद्योग, खनन, विनिर्माण उद्योग, वाणिज्य। इसके बाद था कार्यकुशलता, जिसमें स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, मनोरंजन और उच्चतर आवश्यकताएं थी आपकी, जैसे सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य। ठीक है, इसके अलावा जो उन्होंने भौतिक दशाएं बताई हैं उसमें उन्होंने उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया है: भूमंडल पर स्थिति, स्थल रूप, जलाशय, मिट्टी व खनिज, जलवायु। ठीक है, और उन्होंने भौतिक तत्वों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया। इसके अलावा इन्होंने पौधे और पशु 2 भागों में बांटा। इसके अलावा मनुष्य, यानी कि मनुष्य और प्रकृति के तत्वों में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिससे सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण होता है। तो इस दोस्तों PDF आपको भेज दिया जाएगा, जहाँ से आप चार्ट को भी आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वे नियतिवादी विचार थे उनके। आपको पता है कि हंटिंगटन नियतिवादी थे और वे पर्यावरण के तत्वों में सबसे ज़्यादा जलवायु को ही महत्वपूर्ण मानते थे। हंटिंगटन पर्यावरणीय नियतिवाद के समर्थक थे। वे प्राकृतिक तत्वों में जलवायु को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सभ्यता और जलवायु यानी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जो 1915 में उन्होंने लिखी थी, उसमें उन्होंने उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी एशिया की समशीतोष्ण जलवायु को मानवीय प्रगति के लिए सर्वोत्तम और सर्वाधिक उपयुक्त बताया था। तो दोस्तों कभी यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस जलवायु को सबसे महत्वपूर्ण माना है, तो समशीतोष्ण जलवायु को। ठीक है, उन्होंने मानव भूगोल के सिद्धांत, जो 1920 में आई थी उनकी पुस्तक, लिखा है कि मानव का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु और मौसम पर अधिक निर्भर होता है। ठीक है, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड वेदर मोर देन एनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, हंटिंगटन ने मानव इतिहास और मानव सभ्यता के विकास पर भौतिक तत्वों, विशेषतः जलवायु के प्रभावों की विस्तृत विवेचना की है। उन्होंने लिखा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक गर्मी पड़ने के कारण वहाँ के मनुष्यों को कार्य क्षमता कम हो जाती है, यानी कि वो जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, जिससे वहाँ के लोग सामान्यतः निर्धनता में निम्न जीवन यापन करते हैं, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों की जलवायु मनुष्य की कार्यकुशलता व क्रियाशीलता में वृद्धि करती है, जिसके परिणामस्वरूप वहाँ के निवासी सामान्यतः संपन्न होते हैं और उच्च जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है
कि मान लीजिए कि आपकी पृथ्वी है, तो जो भूमध्य रेखा के आसपास के रहने वाले लोग हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जिससे वो उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और वो निर्धन होते हैं। जबकि जो समशीतोष्ण प्रदेश हैं आपके, यहाँ पर रहने वाले लोग, इनकी कार्य क्षमता अधिक होती है, कार्यशीलता भी बहुत अधिक होती है, इसलिए ये लोग संपन्न होते हैं, जैसे आपकी यूरोपीय कंट्रियाँ। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने करेक्टर ऑफ रेसेस यानी प्रजातियों के लक्षण पुस्तक लिखी। मैन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का प्रधान स्रोत भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। दोस्तों ये संकल्पना भी आपसे पूछी गई है। स्पंदन परिकल्पना किसने दी थी? तो ये हंटिंगटन की थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे, फैक्ट के रूप में है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं यहीं पर। आज हमने बात की आपसे मार्क जेफरसन की, कुमारी सैमपुल की और हंटिंगटन महोदय की। ठीक है। इस वीडियो से संबंधित जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।